हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसका पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। इसके आगे का जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पोर्शन है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन होने से उसके पदार्थ के जो मूल गुणधर्म है वो बदल जाएंगे, उसकी संरचना बदल जाएगी। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक पदार्थ भी काफी है। एक पदार्थ भी रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। और पदार्थ का मतलब क्या है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी जो हमने अभिकारक लिए हैं वो ठोस, द्रव या गैस, इन तीनों में से कोई सी भौतिक अवस्था में हो वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, यानी पदार्थ हमारा नया होना चाहिए, पहले वाले की विशेषताएं अलग होगी और बाद वाले की जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है उसकी विशेषताएं हमारी अलग होगी। पर नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभी हमने चर्चा की थी। और इसमें क्या होता है? मूल पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं, यानी उसकी विशेषताएं बदल जाती हैं। अब हम बताएंगे कि कैसे रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या क्या इसमें चेंज होते हैं। अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा? पुराने जो भी बंध बने हुए हैं वो टूटेंगे और नए बंधों का निर्माण होगा। यानी जो भी हमने अभिकारक लिए हैं वो एक दूसरे से आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बंध बोलते हैं। तो वो बंध, पुराने वाले बंध तो टूट जाएंगे और नया जो उत्पाद बन रहा है उसके बंध वापस नए सिरे से हमारे बनेंगे। जैसे हम एक सामान्य सा एग्जांपल लेते हैं पानी का। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों गैस है। और इनसे क्या बना? जल, H2O। और H2O क्या है? लिक्विड है। तो इसके गुणधर्म बदले कि गैस के मिलने से क्या बन रहा है? जल बन रहा है। अब हम इसके बंधों की बात करें कि इनके बंध कैसे होते हैं, तो हाइड्रोजन की अगर हम संरचना देखें तो हाइड्रोजन एकल बंध, सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो द्विबंध, डबल बॉन्ड से बंधा हुआ होता है। जल की संरचना देखें H2O की तो वो कैसी होती है? वी शेप की होती है। अब अभिकारकों की संरचना, बंधों की और उत्पाद की संरचना दोनों हमारी अलग है। इसी प्रकार और भी सभी परमाणुओं में ऐसे होता है, सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसा ही होता है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। और क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया हमेशा हमारे द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेगी। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है वो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि अभिक्रिया के प्रारंभ में, यानी अभिकारकों में जो भी हमारे परमाणु हैं उनकी संख्या और उत्पाद में जो भी हमारे परमाणु हैं उनकी संख्या हमेशा समान रहेगी। समान नहीं होती है तो हम उसे क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके समान करते हैं। जैसे अगर जल की बात करें तो इसमें देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। इधर उत्पाद में बात करें तो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? जिधर कम है उधर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाएंगे, और जब भी हम संख्या बढ़ाएंगे तो हम उसके लिए जो भी नंबर लगाएंगे वो उसके परमाणुओं के समूह के आगे लगाएंगे। यानी अभिकारक जो भी हमने लिए हैं या उत्पाद हमने लिए हैं उनके आगे लगाएंगे। तो हम 2 कहाँ लगाएंगे? इसके आगे लगाएंगे।
जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन मेरे 2 हो गए। तो यहाँ भी 2 थे, उधर भी 2 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन 2 होने से के साथ में ही हमारे हाइड्रोजन की संख्या बदल गई। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि ये 2 है और यहाँ नीचे भी 2 है, तो ये आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर 4 है, तो इधर भी मुझे 4 करने पड़ेंगे, तो इसके आगे मैं 2 लगा दूंगी। तो इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे और द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेंगे। अब क्या होता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा कि नए अभिकारक को, जो भी अभिकारक हमने लिए हैं उनके बंध टूटेंगे, नया बंध बनेगा, उनकी विशेषताएं बदलेगी। तो इन सब के आधार पर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को अनेक भागों में बांटा है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उसका बेसिस हमारा यही है कि किस प्रकार हमारी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो एक एक करके इस क्लास में हम सभी अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमारे कोर्स। अब हम देखेंगे कि हमारे कोर्स में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया डिसोसिएशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया रिप्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये अभिक्रियाएं हम एक एक करके अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, तो सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है वो हमारी है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम संयुग्मन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। एड का नाम सुनते ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो भी है उसे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या होगा कि कम से कम 2 चीज तो हमारे पास होनी चाहिए जोड़ने के लिए। तो संयोजन अभिक्रिया में हमारे कम से कम हमारे पास में 2 अभिकारक होने चाहिए और वो जुड़ के एक बना लेंगे। यानी 2 या 2 से अधिक उत्क्रियाकारक आपस में मिल करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसमें जितने भी आपके अभिकारक होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक नया उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो परिभाषा क्या है इसकी, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके यानी जुड़ करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक ही पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी इसमें जो भी हमारे अभिकारक हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, चाहे 2 हो या 2 से ज्यादा हो। अब इसमें क्या होगा कि आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या होंगे, नए बंधों का निर्माण होगा और अभिक्रिया हमारी संपन्न होगी। इसके हम एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं। एग्जाम में जब भी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो परिभाषा तो आप लिखोगे, लेकिन हमें एग्जाम्पल साथ के साथ लिखना है, चाहे एग्जामिनर पूछे चाहे नहीं पूछे। हर डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल उदाहरण हमें लिखना है। तो पहला हम देखें, जैसे कोयले का दहन, ये भी हमारे संयोजन का एग्जाम्पल है। क्या होता है इस अभिक्रिया में, कोयले का मतलब क्या होता है, कार्बन। और जहां भी दहन शब्द आ जाए, दहन का मतलब क्या होता है कि उसकी अभिक्रिया हमें ऑक्सीजन से करवानी है, क्योंकि दहन मतलब होता है जलना, और जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाएंगे, उसको जलाएंगे, तो क्या बनेगा, CO2। तो ये देखो यहाँ पे हमारे 2 अभिकारक थे और दोनों मिलके क्या हो गए, CO2 नया उत्पाद बन गया। यहाँ पे कार्बन क्या था, ठोस अवस्था में था, ऑक्सीजन हमारी गैस थी और क्या बन गई, CO2 भी हमारी गैस बन गई। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, हमारे लिए काम की है, उसको हम श्वसन में काम में लेते हैं, लेकिन CO2 हमारे लिए हमारे श्वसन में काम की नहीं है, इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नया पदार्थ बना और उसकी भौतिक अवस्था भी बदल गई और रासायनिक गुणधर्म भी बदल गए। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के फीते का हम दहन करते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही होता है। ये भी हमारे इसी का एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम यानी Mg, ये ठोस अवस्था में था, इसका हमने दहन किया, O2 से अभिक्रिया कराई, तो क्या बना, MgO बना। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अभिक्रिया हमें संतुलित भी करनी है। ये ऊपर वाली संतुलित है, लेकिन ये हमारी संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, इधर भी एक है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, उधर 1 है, तो संतुलित करेंगे, इसके आगे हम 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2 होते मैग्नीशियम भी हमारे 2 हो गए, तो यहाँ हम मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा देंगे। अब मैग्नीशियम हमारी धातु है, तो धातु को हम ठोस अवस्था में होती है, तो उसको हम एकल परमाणुवीय रूप से लिख सकते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें? जरूरी नहीं कि आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं वही आप एग्जाम में लिखो, आपके दिमाग में जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आते हैं, जैसे अमोनिया के निर्माण का भी लिख सकते हो। इसमें अमोनिया कैसे बनती है? नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, इनसे क्या बनेगी? अमोनिया का निर्माण होगा। ये भी हमारे संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे हम, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, इधर भी 2 कर दो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, 2 आगे है और 3 पीछे है, आपस में 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ भी हम 6 करेंगे, इधर 2 है तो हम क्या करेंगे? 3 इधर आगे लगा देंगे, अमोनिया का निर्माण हो गया। अभी हमने जल का निर्माण देखा था, वो भी हमारे संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन गया? हमारा जल बन गया। इसको संतुलित हमने अभी किया था इस प्रकार से। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल और क्या देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल थोड़ा नीचे आके रब कर दूं यहीं पर। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaO। इसमें जब हम पानी डालते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा कोई भी रासायनिक सूत्र हम लिखते हैं तो हम इसके नीचे इनका रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं, तो और भी हमारा अच्छा लगता है आंसर। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इसको सामान्य भाषा में हम दूसरा नाम और क्या कह सकते हैं? बिना बुझा चूना। जब बिना बुझा चूना है उस पे हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम कहते हैं बुझा चूना, बुझा चूना। और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, तो ये कैसी हो गई? हमारे ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम इस अभिक्रिया को तो याद करें तो हम कैसे याद करेंगे कि हमें अभिक्रिया लिखने के लिए सब सिर्फ और सिर्फ हमें अभिकारक ध्यान रखने, उत्पाद हमें ध्यान में नहीं रखना है। तो हम क्या करें? देखो, शुरुआत में क्या था? हमारे कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें ये हमारे प्लस का है और ये हमारे माइनस का, इस पे 2 प्लस आवेश है, इस पे 2 माइनस आवेश है। अभिक्रिया करानी हमारी जल से, तो जल जब भी टूटेगा तो किसमें टूटता है? OH में, OH माइनस और H प्लस में। तो इसका जो धनायन है इसके ऋणायन से जुड़ेगा, तो कैल्शियम किससे जुड़ गया? इसके OH से जुड़ा, और पीछे भी हमारे OH ही बचे हैं, तो ये दोनों OH आपस में जुड़ गए और क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऋणायन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हम किस प्रकार लिखेंगे कि कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस आवेश है और हाइड्रोक्साइड पे कैसा आवेश है? -1। इनके आवेश क्रॉस होंगे, ये -1 यहाँ चला जाएगा और ये 2 प्लस उधर चला जाएगा, तो क्या बन गया? CaOH होल ट्वाइस। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस प्रकार हमें सिर्फ क्रिया कारक ध्यान रखने हैं, उत्पाद ध्यान नहीं रखना है। हम अभिक्रिया को समझ के उत्पाद बनाएंगे और उसका नाम भी हम इस प्रकार, अणुसूत्र जो है, अणुसूत्र हमने बनाना सीख रखा है, तो वो भी हम इस प्रकार खुद बना करके लिखेंगे, इनको हम याद नहीं करेंगे। तो इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। कहाँ देखते हैं? जब हम घरों में सफेदी करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, तो जो कट्टे में जो व्हाइट पाउडर आता है वो हमारा किसका पाउडर है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉलिड होता है। जैसे ही हम कलर करने के लिए उसमें पानी डालते हैं तो बुलबुले के साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो और बहुत गर्म हो जाता है। इसलिए हम
ये कार्य कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं करते हैं, मिट्टी के बर्तन में इसका घोल बनाते हैं। फिर क्या बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम व्हाइट वॉश करते हैं, दीवारों के ऊपर कलर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अब ये बुझा हुआ चूना भी आगे अभिक्रिया, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आगे और अभिक्रिया करता है। क्या अभिक्रिया करता है, देखो जैसे हमने दीवार पे कलर करा, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या करेगा, वातावरण के CO2 से अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, CaCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और पीछे क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है। इसीलिए आप देखना कि जब हम कली करते हैं तो तुरंत हमारी दीवार पे चमक नहीं आती, वो सूखेगी, उसके बाद में चमक आएगी। उसमें टाइम, क्योंकि क्या अभिक्रिया बहुत स्लो प्रोसेस होती है, टाइम लगता है इसको होने में। तो जो पानी था वो तो भाप बन के उड़ गया और पीछे कैल्शियम कार्बोनेट, ये ठोस है, तो उसकी एक पपड़ी सी बन जाती है। वो किसकी बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। यहाँ पे अभिक्रिया हम संतुलित करें तो कैल्शियम भी इधर एक है, इधर भी एक है, कार्बन भी संतुलित है और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 ये रे और 2 ये रे, 4 ऑक्सीजन है। वहां कितने हैं, 3 और 1 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां भी 2 है। यह अभिक्रिया हमारी संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखो कहीं पे भी अगर CO2 आ जाए और अभिक्रिया करवाने के लिए और उसको ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हमेशा हमारा CO3 बनाएगी। CO2 है वो CO3 बनाएगी और जब हम CO3 को हम डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो उल्टा हो जाएगा, CO3 में से CO2 निकल जाएगी। तो यानी जो CO3 बनेगा, अब CO3 पे 2- आवेश होता है। अभी एक ऋणायन है तो ऋणायन क्या करेगा, कैल्शियम से जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया हमारा Ca, दोनों के ऊपर 2 आवेश है, कैंसिल हो गए, CaCO3 बन गया। अब पीछे कौन बचा, एक हाइड्रोजन बच गया और ऑक्सीजन बच गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला प्रकार हमने देख लिया कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने यहाँ पे इनके 4-5 एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, तो एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल अपोजिट होती है, उल्टी होती है। अभी हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार देखा था संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, हमारे 2 अभिकारक थे, वो आपस में जुड़ के एक उत्पाद बना रहे थे और इसमें जस्ट उल्टा करना है इसका कि हमारे अभिकारक एक होगा और वो टूट के हमारे 2 उत्पाद बना रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में जुड़ रहे थे, तो जुड़ने से क्या होगा, जो हमारा उत्पाद है उसका अनुभार ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिकारक टूट रहा है, टूट रहा है तो क्या होगा कि हमारे क्रियाकारक है वो बड़ा अनुभार का होगा और जो उत्पाद है वो हमारे छोटे अनुभार का होगा। जब भी हम किसी चीज को तोड़ेंगे, एक बड़ा होगा अनुभार वाला यौगिक, वो टूटेगा तो 2 छोटे अनुभार वाले अणुओं में बदलेगा। तो इसकी हम सामान्य भाषा में परिभाषा देखें तो क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। 2 भी बन सकते हैं और 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो क्रियाकारक जो होंगे उनका अनुभार ज्यादा होगा और जो हमारे उत्पाद बन रहे हैं उनका अनुभार क्रियाकारकों से कम होगा, वो हमारे छोटे अणु होंगे। उत्पाद जो होंगे वो हमारे छोटे अणु होंगे और क्रियाकारक हैं वो उनकी तुलना में बड़े अनुभार वाले अणु होंगे। तो इसमें कुछ बंध हमारे टूटेंगे और जब हमारा उत्पाद बनेगा तो कुछ बंध हमारे पुनः नए बनेंगे। तो जब भी कोई अणु को हम तोड़ेंगे तो उसके लिए कोई कारण होना चाहिए कि किस कारण से वो टूट रहा है, कोई माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं तोड़ने के लिए, एक तो हमारे ऊष्मा हो सकती है कि हम ऊष्मा देने से कोई भी हमारा अणु टूट सकता है, या क्या हो सकता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। या क्या हो सकता है विद्युत, यानी हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें
तो भी वो अपने अणुओं में टूट सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका पहला प्रकार कि ऊष्मा देने से वो अणु हमारे टूट रहे हैं। तो ऊष्मा देने से अणु टूटेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन। तो इसका अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया के भी टाइप्स हो गए आगे। पहला प्रकार हो गया ऊष्मीय अपघटन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब है कि किसी यौगिक को जब हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा देने से अगर वो छोटे अणुओं में टूटता है तो उससे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन। यानी जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूटता है, छोटे अणुओं में टूटता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। तो जब हम किसी को ऊष्मा देंगे तो हम ऊष्मा की जगह उसके लिए क्या वर्ड लिख सकते हैं, ऊष्मा की जगह इसका सिंबल हम ऐसा त्रिभुज का निशान भी बना सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। चाहे आप ऊष्मा लिख दो चाहे ऐसे त्रिभुज का निशान बना दो, दोनों एक ही चीज है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि जो ऊष्मीय अपघटन के द्वारा अणु टूटते हैं हमारे। पहला एग्जाम्पल आता है हमारा CaCO3। CaCO3 किसका एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम इसको ऊष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि CO3 अगर प्रेजेंट है तो ये टूटेगा तो CO2 निकलेगी, और CO2 किसी ऑक्सीजन से जुड़ रही है तो CO3 बनेगा। तो इसमें से हम एक CO2 निकाल देते हैं, पीछे क्या बचा, कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। तो दूसरा हमारा उत्पाद क्या बन गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका उपयोग हम किस में करते हैं, सीमेंट निर्माण में। सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग आता है। तो वैसे तो हर यौगिक का कुछ न कुछ उपयोग होता है, लेकिन कुछ उपयोग हमारी बुक में दिए हुए हैं तो वो हमें याद रखने, क्योंकि उपयोग देकर के भी इनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, इसको हम गर्म करते हैं तो किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार ज्यादा होगा और इन दोनों का अणुभार इनसे कम होगा। यानी इन दोनों का मिला के ये हो सकता है, लेकिन अलग अलग अणुभार इससे कम ही होगा। ऊष्मीय अपघटन में दूसरा एग्जाम्पल है हमारे लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया तो क्या होगा। अभी हमने देखा था कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे थे तो CO3 में से CO2 निकल रहा था और इसमें लास्ट में क्या बच रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड। तो सेम इससे प्रोसेस इसमें होगा। इसमें क्या होगा, एक तो हमारा बनेगा लेड ऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये NO2 भी हमारी गैस है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है और ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा भी सॉलिड है। तो अब हम इस अभिक्रिया को याद कैसे करेंगे, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि NO3 है तो NO3 में से एक तो हमारा NO2 अलग होगा, NO2 अलग होने के बाद में एक हमारा ऑक्सीजन बचेगा तो PbO हो गया और एक ऑक्सीजन अलग हो गई। अब अभिक्रिया तो हमने लिख ली, लेकिन इसको हम संतुलित भी करेंगे क्योंकि संतुलित करने का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आएगा। तो देखो कौन कौन से हमारे तत्व प्रेजेंट है, एक तो लेड प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर इधर हमारे लेड एक है, उधर भी एक है। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, इधर 2 है क्योंकि बाहर 2 लगा हुआ है, उधर नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 6 है और वहां कितने हैं, 1 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर 1 है,
तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगाते क्या होगा, नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बदल गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गए और 2 इसमें हो गए, यानी 4 और 1 5 और 6 7 ऑक्सीजन हो गए हमारे। अब यहाँ पे भी है, बढ़ाने पड़ेंगे, इधर कम हो गए, तो बढ़ाने के लिए हम मिनिमम नंबर हम क्या लगाएंगे इसमें, 2 लगाया हमने। 2 लगाने से देखो क्या क्या चेंज हुए, लेड 2 हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 3 को 2 से गुणा किया 6, आगे 2 और प्रेजेंट है, तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन हमारे हो गए 12। अब यहाँ पे संतुलित करना पड़ेगा, लेड इधर 1 है, यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, तो इसके आगे हमने 2 लगाया, तो यहाँ पे भी 2 हो गए। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, इधर भी 4 करेंगे। तो पहले हमने 2 लगाया था, अब हटा के 4 करेंगे, क्योंकि हमारे इस मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि। तो जरूरी नहीं कि आपने एक बार कोई नंबर लगाते उसको चेंज नहीं कर सकते, जरूरत पड़ने पर हम उसे बार बार चेंज भी कर सकते हैं। अब हमारे नाइट्रोजन भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन में देखो क्या चेंज आया, 2 ऑक्सीजन तो हमारे इसमें हो गए, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे, 8 ऑक्सीजन हो गए, और वहां कितने हो गए, 2, तो ये कितने हो गए टोटल, 12 हो गए। अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो जब भी हम कोई एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी हमें साथ के साथ में संतुलित करनी है। तो पहला एग्जाम्पल था हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया हमने, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया। अब इसमें आता है तीसरा एग्जाम्पल हमारा फेरस सल्फेट का। देखो बच्चों, फेरस सल्फेट जो है उसमें फेरस सल्फेट के साथ में कुछ जल के अणु जुड़े होते हैं, वो होते हैं 7 FeSO4.7H2O। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का ये होता है। तो यहाँ पे जो हमारे 7H2O है, 7 जो जल के अणु है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि FeSO4 में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो जब हम इसको क्रिस्टलन जल होता क्या है कि क्रिस्टल के अणुओं के मध्य जो जल उपस्थित होता है वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। अब ये जो H2O है उसको हमने डॉट लगा के लिखा है, इसका मतलब क्या है कि FeSO4 के साथ में ये जल के अणु हैं वो कोई बंध नहीं बनाते हैं, केमिकली नहीं जुड़े होते, पर इनके क्रिस्टल के अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं, इसलिए ये अलग भी आसानी से हो जाते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा कि जल के अणु तो आराम से निकल जाएंगे और पीछे क्या बच जाएगा हमारे FeSO4 और ये 7H2O हमारे अलग हो गए। अब हम जब भी अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, FeSO4 से ही करवाएंगे, क्योंकि गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, जल के अणु तो पहले रिमूव हो गए। अब FeSO4 को हम और गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, एक तो बनेगा हमारा Fe2O3, एक हमारे SO2 बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या निकलती है साथ में, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये उत्पाद हमारा बनता है। ये फेरस सल्फेट है इसका नाम, इनके नाम भी लिख देते हैं अपन इनके नीचे। और इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कह दो, या अपन क्या कह सकते हैं इनको, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ये इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब हमें जैसे हमने ऊपर वाली अभिक्रिया संतुलित करी है ऐसे इसको भी संतुलित करेंगे। इसमें कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है, Fe, S और O, ये 3 प्रेजेंट है। इनकी संख्या लिखो, यहाँ पे आयरन 1 है, वहां पे 2 है, इधर सल्फर 1 है, उधर कितने हैं, 2 हैं,
ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ कितने हैं 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। संतुलित करो, यहाँ पे आयरन 1 है, वहां पे 2 है, तो हम क्या करेंगे इस साइड बढ़ाएंगे, क्रिया कारक में बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 लगाया, 2 लगाते ही क्या हुआ ये 2 हो गए, और सल्फर भी हमारे 2 लगाने से 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 को 4 से गुणा किया 8, इधर 2 लगाते ही हमारी अभिक्रिया क्या हो गई संतुलित हो गई। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और इसका नाम क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब भी हमारे 2 परमाणु जुड़ते हैं तो हम डाई लगाते हैं, और 3 जुड़ते हैं तो ट्राई लगाते हैं। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए ऊष्मीय अपघटन के। पहला कौन सा था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको हमने गर्म किया। दूसरा एग्जाम्पल था हमारा लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, और तीसरा एग्जाम्पल क्या था FeSO4 फेरस सल्फेट। तो 3 एग्जाम्पल हैं जो हमारे ऊष्मीय अपघटन के एग्जाम्पल हैं। सेकंड इसका टाइप हमारे आता है प्रकाशीय अपघटन यानी फोटोलाइसिस। प्रकाशीय अपघटन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं फोटोलाइसिस, यानी जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। तो यहाँ पे तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। जब कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है। पहला एग्जाम्पल है हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl। जब यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखते हैं तो क्या होगा। आप सूर्य का प्रकाश पूरा भी लिख सकते हो, पूरा नहीं लिखना चाहो तो आप इसकी जगह HNu भी लिख सकते हो। इसे हम क्या पढ़ते हैं न्यू। इस तरीके से आप थोड़ा सा V को घुमा देंगे तो इसे न्यू पढ़ते हैं। इस सूर्य के प्रकाश की जगह आप लिख सकते हो। तो यह अपने आयनों में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, एक तो सिल्वर में और दूसरा क्लोराइड में। देखो सिल्वर हमारी धातु है, सॉलिड है, तो इसको हम अकेले लिख सकते हैं, लेकिन क्लोरीन जो है गैस है और गैस अणु के रूप में रहती है तो इसको हम अणु के रूप में लिखेंगे। अब हम इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। उधर क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन 1 है, वहां 2 है, इधर भी 2 करेंगे, आगे 2 लगाया, 2 लगाते ही क्या होगा सिल्वर 2 हो गए, तो हम यहाँ पे सिल्वर के आगे भी 2 लगाएंगे। सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है AgBr। Br मतलब ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको भी हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो क्या होगा सेम टू सेम ऊपर के जैसे सिल्वर में और ब्रोमीन Br2 में ये टूट जाएगा। अभिक्रिया संतुलित करेंगे, इसके आगे 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ। ये जो अभिक्रिया है सेकंड वाली, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं फोटोग्राफी में। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है इस अभिक्रिया का, जिसे हम श्याम श्वेत को हम क्या कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका हम उपयोग करते हैं। तो उपयोग हमारी बुक में दिया हुआ है स्पेशल, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा अपघटन का टाइप आता है कि विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तब वो अपने आयनों में टूटेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो तीसरा टाइप है हमारा विद्युत अपघटन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या जरूरी है कि जिसका भी हमें अपघटन कराना है वो या तो द्रव अवस्था में होना चाहिए या उसका जलीय विलयन बना हुआ होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए उसका। हम ठोस अवस्था में किसी को भी वैद्युत धारा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास करके अपने आयनों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए दो चीज कौन सी जरूरी है कि एक तो द्रव या गलित अवस्था में होना चाहिए हमारा पदार्थ, या उसका विलयन बना हुआ होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा हम देखें तो परिभाषा क्या होगी इसकी, वैद्युत अपघटन की हम परिभाषा की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा विलयन होना चाहिए या तो जो हमारे यौगिक के विलयन के रूप में होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो द्रव अवस्था में गलित अवस्था में होना चाहिए, मेल्टेड होना चाहिए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, इस प्रकार के अपघटन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित हो जाता है, यह हमारा वैद्युत अपघटन है। अब वैद्युत अपघटन में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसमें क्या दिया हुआ है कि 6 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई है, कुंजी है, इससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक तो हमारा एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा है, कैथोड है। एनोड होता है वो कैसे आवेश का होता है, हमारा धन आवेश का होता है, और कैथोड होता है वो हमारा कैसा होता है, ऋण आवेश का होता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने चित्र बनाया है जो हमारे जल का विद्युत अपघटन हमारे सिलेबस में है उसका चित्र है। तो जल का विद्युत अपघटन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर है, उसके अंदर मैंने क्या लिया है, 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक इलेक्ट्रोड मेरा एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड। एनोड जो होता है उसमें धनावेश होता है और कैथोड जो होता है उसमें ऋणावेश होता है। इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने क्या करा, कुंजी के द्वारा 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया ताकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। फिर इस बीकर के अंदर मैंने पानी भर दिया है, कुछ बूंदे इसमें डाइल्यूट H2SO4 तनु H2SO4 की भी डालते हैं ताकि हमारा जल है वो अम्लीय हो सके और आसानी से वो अपने आयनों में टूट सके। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, जल का वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं। तो जल का वैद्युत अपघटन किस प्रकार करते हैं, इसमें कि मैंने जल लिया, शुरू में वैद्युत अपघटन करवा रहे हैं तो ऊपर हम लिखेंगे कि वैद्युत अपघटन, फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनती है और वापस इन्हीं गैसों में ये टूट जाएगी। अब क्या है कि इसमें कुछ बूंदे हम तनु H2SO4 अम्ल की भी डालते हैं ताकि जल हमारा कैसा हो सके, अम्लीय हो सके। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आवेश होता है, हमारा धन आवेश होता है, और ऑक्सीजन पे कैसा होता है, ऋण आवेश। तो हाइड्रोजन जो है वो जब वो गैस बनेगी तो किस ओर जाएगी, हमारी माइनस वाले की ओर। माइनस वाला कौन है, हमारा कैथोड, यानी हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जमा होगी और ऑक्सीजन जो गैस है वो माइनस वाली है तो प्लस की ओर जाएगी। प्लस वाला कौन है, एनोड, ये एनोड पे जमा होगी। अभी गैस बनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्या करा है, बीकर में जो इलेक्ट्रोड लिए हैं इनके ऊपर हमने एक उल्टी परत नली लगा दी। तो जब भी गैस बनेगी तो क्या होगा, इनकी तरफ जमा होगी, जमा होगी तो पानी के ऊपर से बुलबुलों के रूप में रेड कलर से मैंने मार्क किया है कि बुलबुलों के रूप में गैस ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो एनोड की तरफ कौन सी गैस जमा होगी, ऑक्सीजन,
और कैथोड की ओर कौन सी गैस जमा होगी, हमारी हाइड्रोजन। अब हम जब इस चित्र को बनाएंगे तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन में जो गैस है की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। और जब हाइड्रोजन मैंने बनाई है तो इस चित्र में देखो आप, हाइड्रोजन में पानी का लेवल कंपैरेटिवली इसकी तुलना में हमारा कम है और गैस की मात्रा ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? इस रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संतुलित करते हैं, अभी संतुलित नहीं है, इधर ऑक्सीजन एक है वहां दो है, तो हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम दो ऑक्सीजन करेंगे, दो करने के लिए मैंने आगे दो लगाया। जैसे ही मैंने दो आगे लगाया तो ऑक्सीजन तो मेरी दो हो गई है, लेकिन हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए, यहाँ पे चार हो गए। इधर भी चार करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दो लगाया। तो जब भी हम जल का वैद्युत अपघटन करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में डबल मिल रही है, हमें दो गुना मिल रही है। दो गुना मिलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमें गैस ज्यादा दिखानी है और ज्यादा गैस बनेगी तो पानी का लेवल उतना ही हमारा कम होगा। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में कम बन रही है, तो पानी का लेवल इसमें ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जब जल का वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो कौन सी गैस ज्यादा बनती है, कितनी ज्यादा बनती है। तो हमें रिएक्शन लिखनी है, अभिक्रिया लिखनी है, उसको संतुलित करनी है, फिर हमें ये बताना है कि इसमें हाइड्रोजन दो गुनी बनती है और ऑक्सीजन इससे कम बनती है। और इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, नमक का। नमक, यहाँ पे नमक जो है हमें सॉलिड नहीं लेना है, इसका जलीय विलयन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन। तो जब हम जल का जलीय विलयन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा कि नमक हमारा किन किन से बना है, तो सोडियम से बना है और एक क्लोरीन से बना है। तो किसमें टूट जाएगा, ये सोडियम एक धातु है तो इसको हम S लिख सकते हैं, और क्लोरीन गैस है इसलिए इसको Cl2 लिखेंगे, ये दोनों बनेगी। अब यहाँ पे सोडियम कहाँ जमा होगा, हमारा वही कैथोड की ओर, और क्लोरीन हमारी माइनस की है, तो ये गैस कहाँ बनेगी, हमारी एनोड की ओर। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो हमारे वैद्युत अपघटन के हैं कि इनको ऊष्मा देने, इनको अपघटन करने का तरीका क्या है कि विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो यह अपने आयनों में अपघटित हो जाएगा। तो वैद्युत अपघटन के लिए क्या जरूरी है कि एक तो हमारा गलित अवस्था में होना चाहिए विलयन, मेल्टेड होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, या इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए, विलयन होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वैद्युत अपघटन होता है वो किसमें होता है, जो हमारे यौगिक होते हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जो आयनिक प्रकृति के यौगिक होते हैं उसमें ही हमारे वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होगी। देखो सारे यौगिकों में एक ही क्रिया नहीं हो सकती अपघटन के लिए, सबके लिए अलग अलग फॉलो होती है। तो आयनिक प्रवृत्ति का मतलब क्या है, जिसमें आयन प्लस माइनस है वो इजीली टूट जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रवृत्ति। तो जल में भी टूट जाते हैं इजीली, और NaCl नमक में भी सोडियम और क्लोरीन इजीली आपस में अलग हो जाते हैं। पहली अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार था वियोजन, और तीसरा प्रकार अभिक्रिया में आता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, स्थान बदलना, अपनी जगह बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब अपन जगह कब बदलेंगे, जब कोई सामने वाला ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है, तो वो अपने को वहां से खींच के लेके जा सकता है, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। तो पावरफुल का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रियाशीलता। अगर कोई यौगिक, दो यौगिक है ऐसे हैं जिसमें सामने वाला ज्यादा क्रियाशील तत्व प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उसको विस्थापित करके उसके आयन को अपनी तरफ ले आएगा। तो विस्थापन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, क्रियाशीलता देखनी पड़ेगी। अगर जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है वो तो सामने वाले को विस्थापित कर देगा, लेकिन अगर क्रियाशीलता हमारी कम है तो हम विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसकी हम परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से उसका एक तत्व, यौगिक में से एक तत्व को ही विस्थापित करना है, एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया।
यानी जिसकी क्रियाशीलता कम थी उस तत्व को वहां से हटा दिया और अधिक क्रियाशीलता वाला तत्व उसकी जगह आ गया। अब कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रियाशीलता की एक श्रेणी लिखी है जिसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। इसका नाम क्या है, सक्रियता श्रेणी। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा तत्व है वो अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व हमारे कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे सारी धातुओं के नाम लिखे हैं। सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सारी धातुएं हैं। ये हाइड्रोजन को मैंने कोष्ठक में क्यों बंद करा है कि ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है और ये हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इनकी क्रियाशीलता क्रम घटता जाएगा। तो यहाँ सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया हमारा, पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील हमारा क्या हो गया, गोल्ड। अब हम इसको याद कैसे करेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम कम क्रियाशील है और क्यों क्रियाशील है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम क्रियाशीलता को याद करें। देखो ऊपर के जो हमारे तत्व हैं, कौन से, एल्यूमिनियम तक, ये तो हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं। और नीचे एक बार अपन हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं और नीचे वाले सारे तत्व कैसे हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। यानी पी ब्लॉक के तत्व हमारे ज्यादा क्रियाशील होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व हमारे कम क्रियाशील होते हैं। इसमें भी अगर हम इन नीचे वाले तीनों तत्वों की बात करें, तीनों तत्व कौन से हमारे, एक तो हम कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी चर्चा करें, इनकी क्रियाशीलता देखें। तो अगर हम एक कॉपर में देखें तो कॉपर में क्या होता है, संक्षारण जल्दी होता है। उसके ऊपर जो कॉपर कार्बोनेट की परत जमती है ग्रीन कलर की, वो हमारी जल्दी जमती है, पड़े पड़े। चांदी पे भी ब्लैक कलर की लेयर जमती है पर वो बहुत लंबे टाइम के बाद जमती है, उसकी क्रियाशीलता जो कि इससे कम हुई। और गोल्ड की चमक हमारे और लंबे टाइम तक रहती है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये हम डेली जीवन में देखते हैं, डेली रूटीन में। और कैसे देख सकते हैं अपन याद करने के लिए कि कॉपर हमारा, अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो गोल्ड सबसे महंगा है, फिर उससे सस्ती चांदी है, फिर उससे सस्ता तांबा है। तो जो जितना सस्ता है वो उतना ही क्रियाशील है। तो इन तीनों को हम ऐसे याद कर सकते हैं। ऊपर वाले की हम आयरन आता है, लोहे को तो हमें पता ही है, पानी में रखते हैं तो बहुत जल्दी इस पे जंग लग जाती है, कॉपर की तुलना में भी बहुत जल्दी इस पे जंग लगेगी। तो कॉपर, इस कॉपर से ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया हमारा, आयरन। पोटेशियम और सोडियम, ऊपर वाले जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका अगर हमें क्रियाशीलता का क्रम देखना है कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए हम देखेंगे कि इनका परमाणु क्रमांक कौन सा है। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है हमारा, 19 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12 और एल्यूमिनियम 13। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पहले कोश में हम क्या भरेंगे, 2 8 8 1, ये KLMN, इसमें भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सोडियम की चर्चा करें, इसमें भरते हैं 2 8 1, कैल्शियम में 2 8 8 2, मैग्नीशियम में 2 8 2 2 8 3। अब हमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख लिया। क्रियाशीलता देखने के लिए हम उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करेंगे। तो देखो अपना जो परमाणु का हम चित्र देखें तो जो नाभिक है उसमें कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे आवेश कैसा है, प्लस का। नाभिक में प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं
और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा है, माइनस का। तो जितना हम नाभिक से दूर जाते जाएंगे उतना क्या होगा कि नाभिक का जो आकर्षण बल है उसका प्रभाव है वो कम होता जाएगा, दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाएगा। तो पोटेशियम जो है उसमें बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम में भी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें बाह्यतम कोश है हमारा N, चौथे नंबर का, और इसमें बाह्यतम कोश कौन सा है हमारा N, तीसरे नंबर का। तो तीसरा जो है कक्षा वो नाभिक के पास है और चौथी कक्षा N है वो नाभिक से कंपैरेटिवली दूर है। तो दूर होने की वजह से क्या होगा कि नाभिक का जो प्रभाव है वो उस इलेक्ट्रॉन पे इसकी तुलना में कम लग रहा है, इस पे कम लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो इजीली निकल जाएगा और ये कंपैरेटिवली थोड़ा लेट निकलेगा, थोड़ा मुश्किल से निकलेगा। इससे हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी निकालने के लिए और इसको निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऊर्जा कम देनी पड़ेगी वो हमारा अधिक क्रियाशील होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होता है, इसलिए पोटेशियम हमारा अधिक क्रियाशील है सबसे, फिर इसकी तुलना में सोडियम हमारा कम क्रियाशील है। अब हम चर्चा करें कैल्शियम की। कैल्शियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने और मैग्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता ऊपर वालों से कम है। अब दो में से भी क्या है, इसमें बाह्यतम कोश कौन सा है हमारा N और इसमें कौन सा है M। ये नाभिक से दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे और ये नाभिक के पास है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाएंगे, इसको इसकी तुलना में अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इसको ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी। तो कैल्शियम की क्रियाशीलता ज्यादा है और मैग्नीशियम की क्रियाशीलता कम है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल होने से क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता और कम हो गई। तो इस प्रकार पी ब्लॉक के तत्वों को हम इनकी क्रियाशीलता, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है और कौन से कोश में प्रेजेंट है उसके आधार पे हम इसको समझ सकते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को हम ऐसे समझ लेंगे। अब हम विस्थापन अभिक्रिया के हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है कि आयरन की अभिक्रिया हमने कॉपर सल्फेट से करवाई तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मान लो कॉपर के ऊपर अगर हमें आवेश नहीं पता है, हमें आवेश पता करना है तो हम कैसे करेंगे कि सल्फेट के ऊपर हमें मालूम है कि -2 आवेश है, नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो कॉपर के ऊपर भी आवेश कैसा हो गया हमारा +2। अब क्या होगा, क्रियाशीलता की श्रेणी में हम देखेंगे, सक्रियता श्रेणी में अगर आयरन की सक्रियता ज्यादा है कॉपर से तो ही वह कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा। परिभाषा में हमने देखा था कि अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो अगर सक्रियता श्रेणी में हम देखते हैं तो कॉपर का जो नाम है वो आयरन के नीचे आता है, यानी ये कम क्रियाशील है, इसकी पावर कम है, तो यह कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर हमारी धातु है इसलिए हम ओनली इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी अभिक्रिया को एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि कॉपर की अभिक्रिया हमने FeSO4 से करवाई तो क्या हुआ, देखो सक्रियता श्रेणी में हम देख रहे हैं कॉपर नीचे है, कम क्रियाशील है, आयरन ऊपर है, आयरन अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने की वजह से क्या हुआ कि यह कम क्रियाशील होने की वजह से इस आयरन को यहाँ से नहीं हटा पाएगा। इसलिए अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में तो हम क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अपन हमेशा ही प्लस माइनस करके कि यहाँ CuSO4 और Fe कर दिया ये अभिक्रिया लिख दें, ये गलत हो जाएगा। तो हमें सक्रियता श्रेणी देखनी है विस्थापित करने से पहले कि विस्थापित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब हम जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाते हैं
तो क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, जिंक अधिक क्रियाशील है तो ही वो कॉपर को हटा पाएगा। जिंक ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, कॉपर इसके नीचे है, तो नीचे होने से क्या होगा? कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण यह कॉपर को यहाँ से हटा देगा और जिंक खुद यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन गया? ZnSO4 प्लस Cu। तीसरी अभिक्रिया हम क्या लेते हैं? बुक में दी हुई एग्जाम्पल हमारे कि हमने पीबी की अभिक्रिया, पीबी यानी लेड, लेड की अभिक्रिया हमने CuCl2 से करवाई, तो क्या हुआ? क्या होगा? पहले तो आप क्रियाशीलता श्रेणी में देखो कि अधिक क्रियाशील है या नहीं है। तो लेड हमारा कॉपर से ऊपर है, ये लेड रहा, ये हमारा कॉपर रहा, यानी लेड है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो लेड कॉपर को यहाँ से हटा देगा, खुद यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस Cu अलग हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में हमें क्या ध्यान रखना है? इनकी सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी कैसे याद करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। ये ध्यान में रख करके ही आप इसको विस्थापित करोगे। अब नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया आती है, तीसरी अभिक्रिया नेक्स्ट हमारी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी थी, उसमें क्या था कि एक ही तत्व अपना स्थान बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे द्वि आ गया, द्वि आ गए, दोनों बदलेंगे। हमारे पास में दो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक क्या करेंगे? अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा हम देखें तो क्या है इसकी? जब अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे परमाणु या परमाणुओं का समूह है, ये लाइन क्यों लिखी है? परमाणु का मतलब क्या है कि अगर हमारा ऋणायन या धनायन एकल परमाणुवीय है तो हम परमाणु कहेंगे, लेकिन अगर हमारा आयन बहुपरमाणुवीय आयन है, बहुपरमाणुवीय आयन है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? परमाणु समूह। तो वो आपस में विस्थापित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनमें अभिकारकों के आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि जैसे हमने सोडियम सल्फेट लिया, उसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई? बेरियम क्लोराइड से। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको लिखना बताया था, हमें सिर्फ इतना ही याद करना है कि हमें सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवानी है। तो सोडियम का सिंबल क्या है हमारा? Na, आवेश क्या है? +1, सल्फेट SO4 2-, आवेश क्रॉस होंगे, 2 यहाँ जाएगा और 1 वहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट हो गया। बेरियम क्लोराइड की बात करें, बेरियम के ऊपर 2+ आवेश होता है, क्लोराइड Cl -1, आवेश क्रॉस होंगे, तो क्या बन गया हमारा? BaCl2। तो हमें सिर्फ इनका नाम याद रखना है, फॉर्मूला हम इस प्रकार से बनाएंगे। अब क्या करना है? आयनों का आदान प्रदान करना है, यानी इसका जो प्लस वाला है इसके माइनस वाले से जुड़ेगा, यानी जो सोडियम है वो किससे जुड़ेगा? क्लोरीन से जुड़ेगा। सोडियम और क्लोरीन दोनों के ऊपर +1 और -1 आवेश है, 1-1 आवेश है, तो क्या बन जाएगा? ये NaCl। पीछे कौन बचा? इसका प्लस कौन है? बेरियम, इसका माइनस कौन है? सल्फेट। दोनों के ऊपर +2 -2 सेम आवेश है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? BaSO4। तो ये हमारे पास बना। अब हम देखेंगे अभिक्रिया संतुलित कैसे करना है। संतुलित करनी बहुत जरूरी है। यहाँ सोडियम 2 है, वहां पे 1 है, तो हम सोडियम 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, SO4 इधर 1 है, इधर भी 1 है, बेरियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। तो यहाँ जो हमारा ये प्राप्त होता है, तो ये सारे हमने क्या लिए थे? शुरुआत में जलीय विलयन लिया था, इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया था। तो ये तो हमारे एक्वस सॉल्यूशन मिलता है इसका,
नमक का जलीय विलयन। NaCl क्या है? नमक है, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है उसका हमें क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। ये सॉलिड होता है। अब बात आती है कि अवक्षेप क्या होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी कोई विलयन में हम देखते हैं, जैसे हमारे पानी आता है घरों में, थोड़ी बहुत अगर से मिट्टी की मात्रा प्रेजेंट होती है तो कुछ टाइम तक अगर हम उसको स्थिर अवस्था में रख देंगे तो मिट्टी क्या होती है? पेंदे में बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है? क्योंकि मिट्टी ठोस अवस्था में थी और उस पानी में वो अघुलनशील थी। तो जैसे ही हमने काफी टाइम तक उस पानी को बिना हिलाए रखा तो जो अघुलनशील ठोस पदार्थ था मिट्टी, वो हमारी पेंदे में बैठ गई। तो ऐसे यहाँ भी क्या है, जो बेरियम सल्फेट है वो हमारे क्या है? अघुलनशील है। नमक तो हमारा घुल गया उस पानी के अंदर, जलीय विलयन मिल गया, अच्छे से बन गया है। लेकिन बेरियम सल्फेट का हमारा श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, व्हाइट कलर का पाउडर जैसा। वो क्या होता है? उसे मिक्स नहीं होता, अघुलनशील रहता है। तो जैसे ही हम इस विलयन को काफी देर तक ऐसे स्थिर रखेंगे तो क्या होगा? ये पेंदे में बैठ जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और इस अवक्षेप बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। तो अवक्षेपण की क्रिया क्या हो गई कि कोई ऐसा विलयन जिसमें अघुलनशील ठोस पदार्थ उपस्थित होता है और जब वो पेंदे में बैठ जाता है अलग से अविलय रूप से, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसमें हमने समझा कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हमने किससे करवाई? बेरियम क्लोराइड से। ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल हम इसके और देखेंगे ताकि द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया हम पोटेशियम आयोडाइड से करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे। लेड नाइट्रेट लिखना है। लेड का सिंबल क्या है? Pb। आवेश कितना है इसके ऊपर? 2+। नाइट्रेट NO3, इस पे आवेश क्या है? -1। आवेश क्रॉस होएंगे। कैसे क्रॉस होएंगे? 2 इसके नीचे चला जाएगा यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है? NO3 हमारा बहुपरमाणुवीय ऋणायन है। परमाणुओं का समूह बहुपरमाणुवीय ऋणायन अभी हमने देखा था कि परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। तो ये 2 हम इसको कोष्टक में बंद करके लिखेंगे। तो इसका सिंबल क्या हो गया हमारा? लेड नाइट्रेट का Pb। इस NO3 को कोष्टक में बंद कर देंगे और होल ट्वाइस। तो हमें सिर्फ लेड नाइट्रेट याद रखना है, उनके आवेश ध्यान रखने हैं और हम सूत्र अपने आप बनाएंगे। अगला क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम क्या होता है? K+, आयोडाइड I-। दोनों पे 1-1 है तो क्या लिख देंगे हम? Ki। अब क्या करना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया करनी है, दोनों के आयनों की अदला बदली करनी है। इसका माइनस वाला यहाँ ले आओ, इसका माइनस वाला यहाँ ले जाओ, दोनों की जगह हम चेंज कर देंगे। तो क्या जगह चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? आवेश के साथ लेके जाएंगे। तो क्या बन गया? Pb है, इसके पास कौन आ गया? हमारा I- और K+ के पास कौन आ गया? हमारा NO3-1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ दोनों भी सेम सेम चार्ज है तो इसका नाम क्या हो गया? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन यहाँ पर +2 इधर -1 है, इसमें सेम आवेश क्रॉस होंगे तो क्या बन गया? PbI2, लेड आयोडाइड। ये हमारी अभिक्रिया हो गई। अब हमें क्या करना है? इसको संतुलित करना है। तो सूत्र लिखना आ गया, अभिक्रिया कैसे बनानी है वो आ गई। यानी हमें ओनली क्रिया कारक देखने हैं, उत्पाद हम अपने आप बनाएंगे। Pb है हमारे पास में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है और आयोडीन है। संख्या लिख लो। लेड यहाँ पे 1 है, वहां कितना है? 1। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, क्योंकि कोष्टक के बाहर 2 लगे हुए हैं। वहां कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। 3 तो ये रहे और कोष्टक के बाहर 2 लगा हुआ, यानी 3 को 2 से गुणा करना है। 6। वहां कितने हैं? 3। पोटेशियम 1, वहां पे भी 1, आयोडाइड 1 और वहां पे 2। अब हम इनको संतुलित करते हैं। तो देखो लेड तो हमारा 1-1 है,
नाइट्रोजन इधर 2 है उधर 1 है, तो इधर भी हम 2 कर दे। 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है तो इसके हम आगे 2 लगा देते हैं, तो हमारे नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। जैसे मैं नाइट्रोजन 2 करे तो आपने क्या देखा, मेरे पोटेशियम भी बढ़ गए, तो पोटेशियम को भी 2 कर दो, और ऑक्सीजन भी बढ़ गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए, 6। अब देखो लेड बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम इधर 1 है, इसको बढ़ाएं तो आगे मैंने 2 लगाया, पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम 2 करते आयोडीन भी 2 हो गए। अब हमारे सारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो इस प्रकार कोई भी अभिक्रिया हम लिखेंगे तो उसको संतुलित भी हमें करना है। इसी में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये प्लस है, इस पे आवेश 2 प्लस है और इस पे 2 माइनस है, दोनों पे सेम आवेश है, इस पे +1 इस पे -1, प्लस माइनस को क्रॉस कर दें, कॉपर किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोक्साइड, आवेश के साथ लेके जाएंगे अपन, तो क्या बन जाएगा, Cu2 प्लस, किससे जुड़ेगा, OH -1 से, 2 इसके नीचे चला जाएगा, क्रॉस होंगे आवेश। अब क्या है, हाइड्रोक्साइड हमारा बहुपरमाणु आयन है, कोष्टक में हम इसको बंद करेंगे तो क्या लिखेंगे, CuOH, कोष्टक के बाहर 2, तो क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और पीछे क्या रह गया हमारा, ये सोडियम और ये सल्फेट, Na प्लस और सल्फेट SO4 2 माइनस, 2 इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस होएगा तो क्या बन गया, Na2SO4। अभिक्रिया संपन्न हो गई, हमने सिर्फ क्रिया कारक लिए थे और उत्पाद हमने अपने आप बनाया है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसके प्रकार देखे। पहला प्रकार हमने देखा संयोजन, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। 4 अभिक्रिया हमने देख ली है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो पीछे जो बची हुई अभिक्रिया है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और जो संक्षारण और विकृत गंधिता, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उसकी PDF बना करके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है, तो आप वहां से इस चैप्टर के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैप्टर में जो भी क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटी है, उनको भी हमने कर एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप इन एक्टिविटीज को भी देख सकते, उन प्रैक्टिकल को देख के कर सकते हो कि कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, तो हमें और भी उनको याद करना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।